अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बर की खबर लेके खालिद क़य्यूम सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना। आपको सुबह का सलाम पेश करता हूँ और आपको जुम्मा मुबारक कहता हूँ। साथ ये दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर बरकत साबित करे और आप पे अल्लाह ताला की रहमतें हों, पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमतें हों। इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बारिश जो है वो हो रही है। हमें तो हम स्टूडियो में हमें पता नहीं चला, लेकिन सुना यही है कि लाहौर में भी आज शदीद बारिश इस वक्त हुई है और लाहौर में पानी पानी माशाल्लाह हुआ है। अच्छी बात है, अल्लाह की रहमत बरसती रहनी चाहिए। पहले मैं आपसे शेयर करूंगा न्यूज़ पैकेज, अखबारात ने कौमी इश्यूज़ को किस तरह कवर किया, वो मैं एक नज़र आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तानी किरदार की सताइश। आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान कमेटी का इजलास पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात में टॉप स्टोरीज हैं। रोजनामा जंग ने आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक सुर्खी लगाई। अल्फाज हैं, अफगान सूरत हाल पाकिस्तान सफारती मरकज, कतरी नायब वज़ीर आज़म और CIA चीफ की पाकिस्तान आमद, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अहम मुज़ाकरात। रोजनामा पाकिस्तान की खित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक लीड स्टोरी कुछ इस तरह है। डायरेक्टर CIA की आर्मी चीफ से मुलाकात, खित्ते की सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी अफगान इशू पर सफारती कोशिशों को उजागर किया। खबर है, अफगानिस्तान में तामीरी किरदार जारी रखेंगे, पाकिस्तान कतर का इत्तेफाक। रोजनामा नवाए वक्त ने कौमी एक्शन प्लान कमेटी इजलास को अहमियत दी। अल्फाज हैं, शरपसंदों के साथ पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी एक्शन प्लान कमेटी इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI की शिरकत। और रोजनामा दुनिया की मेन स्टोरी कुछ इस तरह है। मुल्क की सलामती, तमाम मुमकिना इकदामात का फैसला, शरपसंदों से कानून की पूरी ताकत से निपटा जाएगा, सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेफाक। अंग्रेजी अखबारात ने भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए सफारती कोशिशों को फ्रंट पेज पर शाया किया। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, पाकिस्तान बिकम्स पिवट ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, US अर्ज्ड टू अनफ्रीज अफगान एसेट्स। द नेशन ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह के दौरे पाकिस्तान को नुमाया तौर पर शाया किया। अमेरिकन स्पाई मास्टर मीट्स आर्मी ISI चीफ्स, प्लेड्स कोऑपरेशन। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी नेशनल एक्शन प्लान कमेटी इजलास से मुतालिक है। अल्फाज हैं, PM फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन टू अकम्प्लिश NAP टारगेट्स। और रोजनामा डॉन की टॉप स्टोरी है, नो कंसेंसस इन जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन एलिवेशन ऑफ जूनियर जज टू सुप्रीम कोर्ट। जी, ये थी आज की अखबारात की सूरत हाल। किस तरह देख रहे थे अखबारात, और मैं एक नज़र रनडाउन पे डालना चाह रहा हूँ, उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। मैं नेशनल एक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी का इजलास, इंतहा पसंदी से निपटने के लिए इकदामात, कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात, जोरदार मुकाबले की तवक्को, अपोजिशन जमातों का सियासी टकराव, बिलावल फजलुर रहमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफती तंजीमों में तकसीम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग पाकिस्तान और दी न्यूज़ का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर जो इदारिये हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। रोजनामा दुनिया में कंवर दिलशाद साहब का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर ही कॉलम है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और ट्विटर टॉप 10 में अफ़गान क्रिकेटर राशिद खान के हवाले से जो ट्वीट्स हैं और जो गुफ्तगू है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। बात सुना है लाहौर में इस वक्त बहुत शदीद बारिश हो रही है और क्या नाम है, गोडे गोडे पानी, बाहर मौसम बहुत अच्छा है। तो बस खालिद साहब, मौसम अच्छा हो तो आपका मूड वैसे तो हर वक्त अच्छा रहता है, लेकिन कोई थोड़ा बेहतर होता है कि नहीं? देखिए, ये आज जो बारिश हो रही है उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो हबस का खात्मा जो है वो हो जाएगा। इसके बाद जो मौसम है उसमें भी जो काफ़ी जो है वो खुशगवार जो है, हमारी सियासत में तो शायद खुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं होगी, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, मौसम है, वो खुशगवार हो जाएगा।
और जो शिद्दत है हबस की वो ख़त्म हो जाएगी। वाह, वो क्या शेर था, मौसम बदला रुत बदराई, अहले जनूब बेबाक हुए, फसले बहार के आते आते कितने गिरेबां चाक हुए। सलमान साहब, लेकिन ये कि अब मेरा ख्याल है कि बाय बाय गर्मी को कहने का वक्त आ गया है। हाँ, मौसम काफी ये हद तक बारिश तब्दील जो हो गया है ये एक चेंज है, मौसम तब्दील हो रहा है। लेकिन राणा साहब, ये जो सितंबर में बारिशें होती हैं इनका एक नुकसान भी होता है। जितने भी सैलाब आते हैं वो ये सितंबर की बारिशों में ही जो है वो सैलाब जो है ना वो आते हैं। लेकिन ये एक इसमें बेहतरी तो ये है कि डैम हमारे भर जाते हैं, जो हमें हमारे आबी वसाइल हैं वो उसका को थोड़ा सा मदावा हो जाता है। को हमारे पास डैम्स में इतनी पानी होता है कि हम अपने बिजली के जो तरसील है उसे बेहतर बना लेते हैं। बिजली से ज़्यादा जो ख़ास तौर पर काश्तकारी के लिए जो है पानी की दस्तयाबी वो इससे मुमकिन हो जाती है। हाँ। चलें, अरसा का काम भी थोड़ा सा आसान होगा। सिंध शिकायत करता रहता है कि जी हमें पानी नहीं मिला। और मज़े की बात ये कि मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी ये वाली ना, तो उसमें जो चीज़ मैंने देखी वो ये कि जो कहते हैं कि पानी ज़ाया होने के नाम पर आपसे 60% ज़्यादा पानी मांगा जाता है वो। तो ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ लाइन पे हैं और मैं चाह रहा था कि एपेक्स कमेटी के कल के इजलास के हवाले से उनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अब सर, वैसे तो जब भी एपेक्स कमेटी का इजलास होता है यही जुमले सुनने को मिलते हैं कि भाई सख्ती से निपटा जाएगा और हमने फैसले कर लिए और ये वो। आप समझते हैं कि सर अब तो जो सिचुएशन है, बॉर्डर की सिचुएशन है और वैसे है, शरपसंदों से क्या मुराद है सर? इसमें वो शरपसंद भी शामिल हैं जो 5th जनरेशन वार के नाम पे पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन देते हैं और इस तरह के दीगर मामलात को लेके चल रहे होते हैं। शरपसंदी जहाँ तक शरपसंदों का आपसे बात करते हैं तो अभी हमें पाकिस्तान के हालात में खड़ा है। आज तो अफगानिस्तान के बाद जिस तरह सिचुएशन डेवलप हो रही है, हमें बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हम किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। शरपसंद तो एक चोरी डाका जो डाल रहा है वो भी शरपसंद है। एक आदमी जो अपना छोटा कराई कर रहा है वो भी शरपसंद है। शर का मतलब तो आप उर्दू में पता ही, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे आपने अपनी स्टेटमेंट में हाइब्रिड वॉर्स का नाम, फिर आपने एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर जो चीज़ें फैसले होते हैं, जो चीज़ें की जाती हैं, उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हिसाब से भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। और आपके अंदर जो एक तरीक़ाकार से डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं बिलीफ के ऊपर और मजहब के ऊपर, उससे भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। अब इन तमाम चीज़ों में मुख्तलिफ सेगमेंट, इन तमाम चीज़ों में मुख्तलिफ शोबा से ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग भी काम करते हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को अब वक्त आ गया है कि हम उसको सेग्रीगेट करें और ये बताएं कि हम नेशनल एक्शन प्लान है, एपेक्स कमेटी का इजलास होता है उससे रिलेट करता है, उसकी जितनी क्लाउजेज हैं उन तमाम क्लाउजेज को अगर आप उठा के पढ़ें तो उसमें मुख्तलिफ एक्शन हैं जो मुख्तलिफ लोग। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो चीनी हमारे भाई हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं दासू डैम पे और दीगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनको टारगेट किया गया, तो क्या अब एपेक्स कमेटी के इजलास में उस पर भी गौर किया गया है? आप समझते हैं कि आपको फिर हम एक फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा लेके आएंगे ताकि वो सिक्योर होके काम कर सकें? फुल प्रूफ तो कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन सिस्टम को आप मजबूत बहुत ज्यादा कर सकते हैं और उसमें उसको थ्रेट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। आपने चीनी स्पेशलिस्ट का जिक्र किया जो सिर्फ दासू डैम पे भी बहुत जगहों पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात जिस तरह जा रहे हैं, फिर वही चीज़ रिलेट करूँगा कि अफगानिस्तान से रिलेट करके जब मुस्तकबिल में पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात चल रहे हैं उसमें तो अब किसी गलती की गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो एपेक्स कमेटी है जिसका बुनियादी काम ये है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को इंटरनली एलिमिनेट करना है, आपके ख्याल में दो बड़े चैलेंजेस ऐसे क्या हैं जो इस वक्त हमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से डील करने में उस पर फोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल तो दहशतगर्दी
इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें जो एक तो होती है दहशतगर्दी के अंदर जो मुख्तलिफ फिजिकल वाक़यात हो रहे होते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर होते रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर जैसे पहले हमने चाइनीज इंजीनियर ने जिक्र किया, तो वो तो चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपको एक्शन, और उसके लिए हमने मुख्तलिफ फोर्स जो है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तश्कील दिए, जैसे हर सूबे में CTD बनी या कहीं पे SSU बनी, और वो इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं और वो फिजिकल एक्शन भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इसके साथ साथ रिलेट करके जैसे आप आज देख रहे हैं कि इंडिया की सोशल मीडिया पर या दुनिया में जो चीज़ें चल रही है वो प्रोपेगेंडा वैल्यू के हिसाब से, और प्रोपेगेंडे के लिए आपको, प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए आपको एक बहुत, उसके लिए भी एक अबू जामे स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना परसेप्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो दुनिया में उस परसेप्शन को भी आपने किल करना है जो पाकिस्तान के बारे में तरीक़ेकार से क्रिएट की जाती है, जो आपको सिर्फ ये नहीं कि टेलीविजन चैनल की बराबरी होती है, वो आपकी प्रिंट मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लेके चलते चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इदारों के खिलाफ जो एक हर्जा सराई की जाती है, चाहे वो आपके अंदर से हो या आप बाहर से हो, उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि लोगों का इदारों से इत्तेफाक न उठे। और अगर इदारों से इत्तेफाक उठेगा तो सामने है वो भी, जैसे आपने पहले कहा था हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है, तो एक हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट को जहन में रख के कि उसमें सिर्फ फिजिकली वाक़यात नहीं है, उसमें वो भी चीज़ें हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट से, आपकी सोच से रिलेटेड है। और हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि आप एक झूठ या एक गलत चीज़ को सही तरीके से पेश कर। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। सलमान साहब, हालांकि टॉपिक तो आगे है, ठीक है, लेकिन देखें जो ब्रिगेडियर साहब बार बार खालिद क्यों बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड वार जो है, अब हमें कुछ ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जिसके अंदर लोगों को के जो जहन को मुतासिर करने के लिए फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा न्यूज़ आती हैं और उनको इस तरह पेश किया जाता है जिससे एक आम आदमी जो है वो मुतासिर होता है। तो यही तो एक्चुअली जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, हम यही वाली तो बात कर रहे हैं डिस्कस। देखिए राणा साहब, हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने 6 सितंबर को योम शोहदा पर जो तकरीब थी, उस तकरीब में भी इस हवाले से जो है निशानदेही की थी कि किस तरह जो है वो कौमी सलामती को इससे क्या ख़तरात हैं, और इस तरह ये जो हाइब्रिड वार और दूसरा ये सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ का मामला है, इसके हमारी सलामती को भी ख़तरात दरपेश हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसकी जो दस्तावेज़ है, ये कौमी असम्बली की और सेनेट की और पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी थी, उसने तमाम जमातों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इत्तेफाक राय से ये दस्तावेज़ जो है ये तैयार की गई थी और इस पर सबका इत्तेफाक था। और दूसरा मैं एक बात आपको बताऊं कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो इक़दाम उठाए जाने थे, अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अपने तमाम इक़दाम जो हैं वो उठाए हैं, उन पर अमल किया है। और इसी तरह वफाकी हुकूमत जो है उसके ज़िम्मे जो इक़दाम थे वो भी उठाए गए हैं। असल जो मसाइल हैं नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से, वो सूबाई सतह पर हैं। जो सूबों से मुतल्लिका जो इक़दाम थे जिन पर अमल दरामद होना था, उनके हवाले से जो है अमल दरामद की ज़्यादा बात की जा रही है। और दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो इंतहा पसंदी से है, बिल्कुल है। और दहशत गर्दी की जो बुनियाद है और दहशत गर्दी की जो सोच पैदा होती है, अब वो भी इंतहा पसंदी से होती है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की है। ये जो APS का वाकया हुआ था ना, उसके फौरी बाद मरकजी और सूबाई सतह पर ये एपिक्स कमेटियां बनी थी। और इन एपिक्स कमेटी का काम यही था, जैसे खालिद कयूम ने कहा कि ये 20 पॉइंट्स थे ना, इनके ऊपर अमल दरामद करना। और 3 डॉक्यूमेंट बने इसका इस तनाजुर में। एक तो हम नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं ना, दूसरा बना था पैगाम पाकिस्तान, और तीसरा बना था दुख्तरान पाकिस्तान। इन तीनों डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर ही इंतहा पसंदी को रोकना था। इसमें कुछ काम सिविलियन गवर्नमेंट ने करने थे और कुछ काम हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने अपनी इंस्टीट्यूशन वाइज करने थे। अब प्रॉब्लम यह आ रहा है कि हमें यह देखना है कि एपिक्स कमेटी को किस तरह से फाल किया जाए,
इसको रेगुलराइज किया जाए, इसको मॉनिटर किया जाए। और जो खालिद कयूम कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कैसे चीज़ों को मॉनिटर करता है। क्योंकि जो बात आप इसार राणा साहब कर रहे हैं ना, हाइब्रिड वॉर की बात कर रहे हैं, डिजिटल वॉर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर से जो इंतहा पसंदाना रुझानात निकल के आ रहे हैं, इसमें से पुरतशद्दत रुझानात निकल रहे हैं, इनका मुकाबला करने के लिए आपके पास प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो आप एपिक्स कमेटी के नतीजे के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से फाल कर सकेंगे। और आपको पता है इस चीज का कि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा ना, हम एपिक्स कमेटी के नतीजे जो है उस तरह से हासिल नहीं कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। अच्छा, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 को हो रहे हैं। आज जो इलेक्शन कैंपेन है वो खत्म हो जाएंगी। पहले मैं चाह रहा हूँ एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं और उसके बाद आपसे इस पे बात करते हैं कि कहाँ कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। एक रिपोर्ट आपसे को दिखाते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल सज चुका है। कुल 862 उम्मीदवारों में घुमसान का रन पड़ेगा। इंतखाबी मार्के में सिर्फ 7 खातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग 12 सितंबर को होगी। अवामी सर्वे में पीटीआई उम्मीदवारों की बढ़तरी नुमाया दिखाई दे रही है। पंजाब के 20 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 119 वार्ड्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 11 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 37 वार्ड्स हैं। सिंध के 8 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 54 वार्ड्स हैं, जबकि बलोचिस्तान के 3 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 9 वार्ड्स हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 267 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिनमें से सिर्फ 2 खातीन उम्मीदवार हैं। अटक से 6 उम्मीदवार, बहावलपुर से 33 मर्द और सिर्फ 1 खातून उम्मीदवार इलेक्शन में इनेक्शन होगी। गुजरांवाला से 95 उम्मीदवार, जेलम से 6, खारिया से 11, मंगला से 7, मुल्तान से 36 मर्द और 2 खातीन उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। उकाड़ा से 38, रावलपिंडी से 92 मर्द उम्मीदवार और 1 खातून इंतखाबी मैदान में उतरेगी। सरगोदा से 58 उम्मीदवार, शोरकोट से 18, टेक्सला से 2, सियालकोट से 25, वाहकेंट से 87 उम्मीदवार कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रावलपिंडी में बड़ा सियासी मैदान सजाने का फैसला किया है, जिससे वफाकी वज़रा फवाद हुसैन चौधरी, मुराद सईद, शेख रशीद अहमद और अली मोहम्मद खान जलसे से खिताब करेंगे। हाँ जी, आज फिर जो है पिंडी में तो मैदान सज रहा है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर आज अपनी रैलीज़ निकाल रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं। परसों लाहौर में एक वाक़या हुआ है और मुस्लिम नून के एक रहनुमा जब पहुँचे तो लोगों ने वहाँ इतना शोर किया कि उन्हें वापस जाना पड़ा। तो जिन सियासतदानों ने माजी में वादे किए और कुछ नहीं किया, उनको फेस तो करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल अब बात तो डिलीवर के ऊपर है कि कौन कितना डिलीवर करता है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए अमूर नौजवाना। उनसे हम ज़रा बात करते हैं। माफ़ कीजिएगा डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन है वो तो अब आपके सामने है, तो क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या नज़र आ रहा है आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या सूरत हाल बनने जा रही है डार साहब? देखिए, मैं पीटीवी नेटवर्क का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे कंटोनमेंट इलेक्शन पे मौका दिया बात करने का। हालिया आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब की 12 में से 9 नशिस्तें जीती हैं, वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। सियालकोट में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं और इधर PP38 में जो बाई इलेक्शन हुआ, तारीखी फ़तह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की और इबरतनाक शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून को। और मैं समझता हूँ कि जो बाई इलेक्शंस भी हुए हैं, अगरचे हम सीटें हार गए थे लेकिन वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऊपर गया। वज़ीराबाद में हमने पहले से ज़्यादा वोट लिए, पिछले इलेक्शन में 29,000 थे, अब 47,000 के करीब लिए। डस्का इलेक्शन में हमारे 34,000 वोट ऊपर गए हैं। सियालकोट इलेक्शन में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 वोट ऊपर गए हैं। तो ये सारी एक ट्रेंड्स हैं, लोगों का एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। तो इंशाअल्लाह ताला कंटोनमेंट इलेक्शन में 12 सितंबर को PTI क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा डाक्टर साहब, जो भी हुकूमत आती है वो एक बलदियाती निज़ाम अपना बनाती है और बनाने के बाद वो कहती है कि इससे बेहतर निज़ाम नहीं बन सकता। तो जो अब आप लोगों ने सिफारिशात मुरतब की हैं कमेटी ने, यहाँ पे मेरे साथ सलमान साहब भी बैठे हुए हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, तो आप समझते हैं कि ये एड्रेस कर सकेगा अवामी मसाइल को निचली सतह पे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो जब तक बलदियाती नुमाइंदे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं होंगे उससे बेहतरी आएगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काफ़ी देर से इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि हमें सूबों में जल्द बलदियाती इंतखाबात करवाने चाहिए, और ताकि गली मोहल्ले की सतह पे जो भी इलेक्टेड काउंसलर है वो इलाके के लोगों के जो इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, दीगर इश्यूज़ हैं, उनमें उनको मदद कर सके और उनके मसाइल हल कर सके। तो हमारी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब भर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, मेरा ख्याल है 31 जनवरी तक तो वैसे ही जो मौजूदा अदारे हैं वो रहेंगे, और उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला हम बलदियाती इंतखाबात की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, हर इलेक्शन के बाद एक रवायत है कि बेईमानी हो गई, ये हो गया। अच्छा होता है ज़रा ईवीएम को भी आजमा लिया जाता है कुछ जगहों के ऊपर, ताकि शफाफियत के हवाले से ज़रा देखते तो सही उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। देखिए, अपोजिशन को नज़र आ रहा है कंटोनमेंट इंतखाबात में इन्हें शिकस्त होने जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात में, फिर आखिरी जो बाई इलेक्शन हुआ सियालकोट में, उसमें जिस तरह की इबरतनाक शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून को, अपनी फेस सेविंग के लिए इन्होंने पहले ही धांधली का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया है। और सियालकोट में ख़ास तौर पे जो इंतखाबात हो रहे हैं, सारी की सारी नून लीग, इनके सिटिंग एमएनएज़ एमपीएस कंपेन कर रहे हैं और एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, पहले भी साफ़ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं। अगर इनके पास किसी भी इलेक्शन में धांधली के सबूत हैं तो ये लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं, अदालतें आज़ाद हैं, ट्रिब्यूनल में जाएं। 2018 के इंतखाबात पर भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आज तक किसी एक नशिस्त पर भी अपोजिशन कोई सबूत नहीं दे सकी और सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक बड़ा अहम शोबा है नौजवानों का, तो क्या कामयाब नौजवान प्रोग्राम की क्या कारकर्दगी है? कुछ इसका आम आदमी तक भी कोई रिज़ल्ट पहुंच रहा है कि नहीं, कोई नताइज कोई पहुंच रहे हैं कि नहीं? कामयाब जवान प्रोग्राम, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पे, उसमें अभी तक तकरीबन 25 अरब से ज़ायद जो कर्जा जात हैं नौजवान अहल करार दे दिए गए हैं। तकरीबन 20,000 नौजवान आप कह सकते हैं पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला अपने कारोबार शुरू करने में कामयाब होंगे, और 100 अरब रुपए का जो हदफ रखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, हमारी कोशिश है बाकी मानदा 75 अरब रुपए हम अगले 2 साल में नौजवानों में तकसीम करें। 1 लाख नौजवानों को इंशाल्लाह ताला रोज़गार शुरू करवाने का हमारा पहला हदफ है, और इस 1 लाख कारोबार से इंशाल्लाह ताला 10 लाख नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा होगा। अभी तक कामयाब जवान प्रोग्राम से हम 42,000 से ज़ायद नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार दे चुके हैं, और जो हमारा स्किल स्कॉलरशिप्स का कंपोनेंट है कामयाब जवान का, उससे तकरीबन 1 लाख नौजवान फ़ायदा उठा चुके हैं, और 12,000 से ज़ायद नौजवान जॉब्स हासिल कर चुके हैं। अब तीसरा कंपोनेंट जो एंगेजमेंट का है, जिसमें कामयाब जवान मरकज़ जो कि यूथ सेंटर्स होंगे क्रॉस पाकिस्तान 110 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में खोलने जा रहे हैं, ताकि नौजवानों को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का, कैरियर काउंसलिंग और जॉब प्लेसमेंट जैसे जो इश्यूज़ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कामयाब जवान मरकज़ एक कलीदी किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ ग्रीन यूथ मूवमेंट, ग्रीन क्लब्स बना रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कामयाब जवान टैलेंट हंट करने जा रहे हैं, कामयाब जवान यूथ ओलंपिक का इनकाद करने जा रहे हैं, और कामयाब जवान स्पोर्ट्स अकेडमीज़ तमाम सूबों में इंशाल्लाह ताला बनाने जा रहे हैं। तो नौजवान तैयार हैं स्पोर्ट्स के मैदान में। अब कामयाब जवान इंशाल्लाह ताला, हमारी कोशिश है अगले चंद सालों में 4 से 5 नेशनल हीरोज़ कामयाब जवान प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कौम को दें। ख्वाजा आसिफ से तो आपकी बड़ी पुरानी मोहब्बत है और मुसलसल चलती रहती है पुरानी मोहब्बत आपकी। आजकल ख्वाजा साहब जो हैं ज़रा ख़ुद भी थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूज हैं, और उनकी सियासत कहाँ खड़ी है सर? आप तो बराह रास्त उनके साथी हैं ना, दो एंड के ऊपर खड़े हुए। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब तो आजकल सियासी बेरोज़गार हैं, और आपको पता ही है जब फिर बंदा सियासी तौर पे बेरोज़गार हो जाए तो फिर उसने क्या बात करनी है। जो आप कह रहे हैं जी कि बिल्कुल खामोश हैं,
और वैसे तो वो काफ़ी मुतहरक हैं इधर सियालकोट कंटोनमेंट इलेक्शन में, और मुझे खुशी है कि ये लोग अब वोटर्स के घरों में जा रहे हैं और उनको टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं। एक वो भी वक्त था कि जब लोग इनको ढूंढते थे, तलाश करते थे और ये लोग नज़र नहीं आते थे, और आज लोग सियालकोट के लोग आगे आगे हैं और ये पीछे पीछे हैं। और मुझे खुशी हो रही है ये तब्दीली और चेंज देख के सियालकोट में। और मुझे यही हाल ख्वाजा साद रफ़ीक का भी लाहौर में नज़र आ रहा है। वो भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रोने वाली शक्ल बना के कह रहे थे जी यहाँ धांधली हो रही है। इन लोगों ने कभी अवामी पॉलिटिक्स नहीं की। इक़्तिदार में आके आप इन सब को देख सकते हैं, इन्होंने ख़ुद को एम्पावर किया है। अगर आप 25-30 साल पीछे चले जाएं, कौम को दिखाएं ये लोग क्या थे और आज क्या हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सियासत में आकर अपनी जायदादें बनाई, ख़ुद को एम्पावर किया। लोगों के काम करने की बजाय ये ख़ुद को मजबूत करते रहे, और यही वजह है कि आज जिस तरह का रद्द-ए-अमल अवामी इनके लिए आ रहा है, लोग अपने वोट की ताकत से इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में 12 सितंबर को सियालकोट, लाहौर और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला ये अपोजिशन रिजेक्ट की जाएगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। अल्लाह सियासी बेरोज़गारों पे अपना रहम करे। वैसे काम है जिसके पास हो वो कहाँ से बेरोज़गार हो सकता है, उसकी तो नौकरी चलती रहती है। एक ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। तुर्क प्यासे रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन रियासत के बगैर नहीं रह सकते। क्यों आपके बाबा ने अपनी हद पार की और आपने उन्हें रोका भी नहीं? उस खातून ने हमारे कबीले में आकर सारी की सारी मालूमात हासिल कर ली। वहाँ एक शख्स तुम्हारा मुंतजिर होगा। वो पहले हमारा दुश्मन था मगर अब दोस्त है। अगर रियासत तुम्हारी वजह से किसी भी खतरे का शिकार हुई, तुम अपनी जान से जाओगे अर्तुगरुल सरदार। जी वेलकम बैक। एक कहा जाता था कि जो बच्चों की लड़ाई है ना, वो अभी लड़ाई हो जाती है, अभी सुलह हो जाती है, फिर लड़ाई होती है, फिर सुलह हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन के रहनुमा है ना, इनके अंदर जो सियासी बच्चे हैं वो अभी पूरी तरह तवाना है। अभी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बैठ के खाना खाते हैं, कह मार रहे होते हैं, और अभी थोड़ी देर बाद निकल के एक दूसरे के खिलाफ दशनाम तराजी शुरू कर देते। अब सूरत हाल ये कि अब बिलावल साहब तो मुसलसल फास्ट बॉलिंग कर रहे थे और जनाब अली उनकी बॉलिंग बाउंसर और इंडी पर यॉर्कर की वजह से मुझे ऐसा लगता था मुस्लिम लीग नून तो बोल्ड हो गई। उन्होंने तो जवाब देना ही बंद कर दिया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब एक रह जाते हैं, एक और सियासी बेरोजगार। मैं तो उन्हें यही कहता हूँ, फजल रहमान साहब जो हैं वो मौजूद हैं, और कल दोनों के दरमियान बड़े हाश टाक हुई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम चले। इन इल्ज़ाम से एक बात तो साबित हुई कि असल चेहरे जो हैं वो हमारे सामने आ गए कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले कि जी ये तो मोहरे हैं फलां इदारे के, ये मोहरे हैं फलां इदारे के, वो क्लियर हो गया कि कौन किसका मोहरा है। दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि कौन किसका मोहरा है। खालिद क्यों दो जुमले, बिलावल साहब कहते हैं कि जी या तो आप अपोजिशन कर लें या हुकूमत के सहूलतकार बन जाएँ। फजल रहमान कहते हैं जनाब अली जो आप आज कर रहे हैं ना, ये डील तो हमारे साथ भी हुई थी, लेकिन जनाब अली हमने तो इनकार कर दिया। मैं एक रिपोर्ट दिखा के ना आपसे मैंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल लेना है। एक रिपोर्ट देख लें आप।
ओपोजिशन की तकसीम के बाद अब ओपोजिशन रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानात का तबले जंग बजा दिया। फजलुर रहमान और बिलावल की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग और फजलुर रहमान की दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। नून लीग वाले वोट का इस्तेमाल करें या फिर इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम नून लीग की मुनाफकत की सियासत से तंग आ चुके हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत की बात हो और वोट के इस्तेमाल के वक्त भाग जाएं। ओपोजिशन करें या ऐलान करें कि आप हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत की बात हो और ज़िमनी इलेक्शन में बाइकआउट की बात करें। उन्होंने कहा कि वोट की इज्जत की बात हो मगर सेनेट इलेक्शन आए तो बाइकआउट की बात करें। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप ऑपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो, ऑपोजिशन का रोल अदा करे, या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम टूटने का जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई थी, लेकिन हमने कबूल नहीं की। पीडीएम सरबराह का कहना था कि इस्तीफों का ऑप्शन पीडीएम के एलामिये में मौजूद था। पीपल्स पार्टी हमारी बात मानती तो आज मुल्क की सियासत के नताइज मुख्तलिफ होते। ओपोजिशन रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्जामात से साफ जाहिर होता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में अब जूतियों में दाल बटेगी। खालिद फहीम साहब, मैं कोई सवाल नहीं करता, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं। ये देखे राणा साहब, ये मकाफात अमल है कि जिस तरह जब पीटीआई की हुकूमत बनी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो इसी अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उन पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम लगाया। बिल्कुल है। और आज ये सूरत हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे पर सिलेक्टेड के ताने दे रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, अब बिलावल साहब काफ़ी दिनों से उनके वार जारी थे नून लीग पर, लेकिन कल तो उन्होंने इंतहा कर दी। बड़ा खुलकर मुनाफकत का जो इल्ज़ाम है वो नून लीग पर लगा दिया। और कल ख़ास तौर पर रहीम यार खान के अंदर जो शो था वो नून लीग के ख़िलाफ़ इसलिए भी था कि नून लीग के जो वहाँ पर बहावलपुर ज़िला कौंसिल के साबिक चेयरमैन थे, अब वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। असल में मसाइल कहाँ पैदा हुए? मसाइल वहाँ पैदा हुए कि नून लीग किसी सूरत पीडीएम में रहते हुए पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी। और ये जो अदम इत्माद का जो मामला था पंजाब के अंदर, जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे तब्दीली की, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे और कुछ और जमातें और मामला जो हैं वो सबको पता है कि वो ऑन बोर्ड थे। लेकिन असल मसला ये था कि नून लीग जो है वो ये नहीं चाहती थी कि परवेज़ इलाही किसी तरह पंजाब के अंदर वज़ीर आला बन जाए। वो चाहते थे कि अगर परवेज़ लाई आएगा तो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। तो इस तरह नून लीग के अंदर ये जो सोच है कि किसी के साथ पावर शेयर नहीं करनी, किसी को स्पेस नहीं देनी, इसकी वजह से पीडीएम टूटा। और आज बिलावल भुट्टो ये बात करने में भी जो है हक बे जानब है कि अगर आपने लॉन्ग मार्च किया है, कि जब हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो उस वक्त तो आपने कहा था कि इस्तीफे दें पहले, तो अब आपने ऐलान कर दिया है लॉन्ग मार्च का, तो उससे पहले आप इस्तीफे दें। ये दोगली जो पॉलिसी है इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सलमान। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है सारा साहब, पाकिस्तान की सियासत में हम दो लड़ाइयाँ देखा करते थे, एक हुकूमत की और एक अपोजिशन की, और दोनों में बड़ी लड़ाई होती थी एक दूसरे के ऊपर, बड़ी महाजराई पैदा होती थी। ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत एक तरफ खड़ी है और अपोजिशन आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है, और माशाल्लाह कपड़े भी दोनों एक दूसरे के उतार रहे हैं। यानी वही इल्ज़ाम जो भी खालिद कयूम ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का, वो दोनों के ऊपर लग रहा है। अच्छा, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि असल में तो सहूलतकार ये हैं सिलेक्टेड। अब आप ये देखिए इससे तासुर क्या मिल रहा है कि ये अपोजिशन जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी, वोट की ताकत, पार्लिमानी सियासत की बातें और पाकिस्तान में जो ना एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को रोकना, और ख़ुद ये जो है एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं कि भाई देखिए हम जो सियासत कर रहे हैं वो तो असूली है, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, मद्दे मुकाबल थे इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब साइडलाइन पे बैठे हुए हैं, असल लड़ाई इनके अंदर हो रही है। लड़ाई क्या है? लड़ाई ये हो रही है सार राना साहब कि हकीकी अपोजिशन कौन है। ये पीडीएम कहती है कि हम हैं हकीकी अपोजिशन, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं हम हैं हकीकी अपोजिशन। अच्छा, पीडीएम के जो इस वक्त करंट है ना वो जरा इस वक्त डिफ्यूज हुआ है, पीपल्स पार्टी काफी चार्ज है।
वो अपने आप को परफॉर्म कर रही है कि नहीं जी असल हम हैं अपोजिशन। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी कर रही है ये बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीडीएम को नुकसान पहुंचाने का खेल है। तो देखिए बात यह है कि वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, ये आपस में जो लड़े हैं ना, इससे इनका पता चला है कि ये कितने मुखलिस थे पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जमहूरियत के साथ, सियासत के साथ। अब ये साबित हो गया ना कि ये जातियात पर मबनी लड़ाई है, और जाती लड़ाई जो है जो पहले इमरान खान के साथ थी, अब इमरान खान के साथ साथ अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की जाती लड़ाई बन रही है। अब फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो ऑफर बिलावल साहब आपको हुई वो हमें भी हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इन्होंने फजलुर रहमान साहब ने अभी पिछले दिनों एक लॉन्ग मार्च किया, फिर उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के घर बैठ के कहा कि जी हमने फलां लोगों से मिले, उन्होंने हमसे ये वादे किए, उन्होंने हमसे ये कहा था कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। फलां लोग कौन है इसका आज तक नहीं पता चला, फलां लोग कौन है आज तक नहीं पता चला। अब मेरी हंसी आ रही है मुझे इस बात पे कि अगर फजलुर रहमान साहब को कोई ऑफर करे और वो इनकार कर दे तो वो तो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा हो गया ना कि फजलुर रहमान साहब ने ऑफर को इनकार कर दिया। असल में फजलुर रहमान साहब को तो शायद कोई बराह रास्त ऑफर जो है वो नहीं हुई होगी। असल में उनके पास भी एक घोड़ा ऐसा है कि जिन पर जो है वो इस तरह के मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब। और मैं आपको बताऊं दिलचस्प बात यह है कि आज पीडीएम का इजलास है और पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान समेत दूसरी जो पीडीएम की लीडरशिप है उनकी ये ख्वाहिश थी, ये कोशिश थी कि इस इजलास के अंदर नून लीग की नुमाइंदगी मरियम नवाज को करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ भी इस वक्त जो है वो जो है बिलावल भुट्टो का और उनकी सोच जो है वो एक है, इसलिए वो थोड़ा शहबाज शरीफ साहब से भी जो है वो फासले पर रहना चाहते हैं। तो इस तरह मैं आपको बताऊं कि नून लीग के अंदर भी एक जो है वो मजबूरी है कि पीडीएम नहीं छोड़ सकते। बात ये है साराना साहब, जैसे पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के दरमियान लड़ाई हो रही है ना, एक लड़ाई जो भी खालिद क़य्यूम साहब कह रहे हैं ना पीडीएम के अंदर हो रही है। अब वो लड़ाई क्या है, नून लीग के अंदर भी है। वो लड़ाई क्या है, वो लड़ाई है कि हमें मुज़ाहमत करनी है या हमें मुफाहमत के साथ चलना है। अच्छा, शहबाज शरीफ उस मुफाहमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ और फजलुर रहमान उस मुज़ाहमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब टकराव ये हो गया है कि इस पीडीएम का भी मुस्तकबिल क्या है, यानी वो पीडीएम जो अपने आप को बड़ी मुत्तहिद दिखा रही है, अपने आप को शो कर रही है। मैं आपसे पूछता हूं, महमूद खान अचकज़ई आपको कहीं नजर आ रहे हैं? आपको कहीं आफ्ताब शेरपा नजर आ रहे हैं? आपको पीएमएलएन की बड़ी बड़ी सीनियर लीडरशिप इसके अंदर से कहीं नजर आ रही है? यानी खुद पीडीएम भी, यानी ये बात तो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, खुद अपने अंदर अगर आप देखें तो पीडीएम जो है वो खुद तकसीम शुदा एक इत्तेहाद बनकर आपकी जो दोनों की बातों से जो नतीजा निकलता है कि इस वक्त एक लड़ाई नहीं चल रही, तीन लड़ाई। साराना साहब आप बताएं ना, आप भी तो काफी वसी तजर्बा रखते हैं इसका, कि जो पीडीएम के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको आप खुद किस तरह से देख रहे हैं? बात ये सलमान कि ये लड़ाई नहीं, अभी जैसे तुमने कहा ना लड़ाई नहीं है, ये लड़ाइयाँ हैं। एक लड़ाई पीडीएम के बाहर है, बिलावल की, नून लीग की और फजलुर रहमान की। दूसरी लड़ाई है पीडीएम के अंदर फजलुर रहमान की और शहबाज शरीफ साहब। तीसरी लड़ाई है मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ और मरियम की लड़ाई। और राणा साहब इसमें जो सबसे ज्यादा जो इससे कंफर्टेबल हुई है सारी सूरत से वो हुकूमत हुई है। और ख़ास तौर पर आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद और सियालकोट के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ है उसके बाद अब पीटीआई के में भी एक जो कॉन्फिडेंस है पंजाब के अंदर वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके नतीजे आप जो है वो मुझे लग रहा है कि वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो है ना 2 दिन पहले उसमें इमरान खान जो है सबसे पॉपुलर लीडर है। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से आज फवाद साहब का भी एक बयान आया हुआ है और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के उन्होंने कहा कि ऐसा कानून चाहते हैं जिससे हुकूमत भी गलत इस्तेमाल ना करे इस अथॉरिटी को। तो हुकूमत का तो मौक़िफ़ क्लियर है कि ये अथॉरिटी बननी चाहिए। और मेरी ज़ाती राय है, मैं एक ज़ाती अपनी राय देता हूँ कि अगर हम इसमें देखें सहाफ़ियों को भी शामिल करते हैं तो ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। सहाफ़ी जब खुद बैठेंगे तो वो कैसे कोई किसी चीज़ का फैसला अपने खिलाफ कर सकते हैं? क्या बेहतर नहीं कि हम सिविल सोसाइटी से रिटायर्ड जजेस को लेके, कुछ टेक्नोक्रेट्स को लेके और सिविल सोसाइटी मुआशरे के लोगों को बना के एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म बना दें अथॉरिटी के तहत जो इन चीज़ों को देखे, ना हुकूमत को मुदाखलत का मौका मिले ना साफियों को। अच्छा देखिए कि ये जो कंप्लेंट कमीशन बनाया जाना है जिसके सामने जो फेक
के हवाले से मामलात आएंगे, केसेस आएंगे, उस कमीशन की तश्कील के लिए जो तजवीज़ है कि इस कमीशन में 4 जो नुमाइंदे हैं वो सहाफ़ती तंजीमों के होंगे बराह रास्त, और 4 दूसरे जो हैं वो हुकूमती एजेंसी और अदारों से होंगे, और इनका जो चुनाव होगा उसका फ़ैसला जो करेगा, जो कमीशन करेगा, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी दूसरे। लेकिन मैं सबसे अहम जो बात इस हवाले से राणा साहब करना चाहूँगा कि ये पिछले कुछ दिनों से ये जो तासुर पैदा किया जा रहा था कि तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इस जो अथॉरिटी है इसका मसवदा रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, और एक अदारे की तरफ से, एक मीडिया ग्रुप की तरफ से ये तासुर पैदा किया जा रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी हमें तब्दीली और चेंज नज़र आई है पिछले 2-3 रोज़ के अंदर कि एक तो जो सहाफ़ती तंजीमें हैं कारकुन सहाफ़ियों की, उनमें से एक दड़े के अलावा तमाम जो दड़े हैं बाकी हैं और प्रेस क्लब हैं, वो इस हवाले से कारकुन सहाफ़ियों के को जो इस कानून के अंदर, इस अदारे के अंदर, जो इस मसवदे के अंदर जो उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है उस पर वो उसकी हमायत पर आमादा हो गए। और दूसरा जो APNS, PBA और CPNE ये जो अदारे थे जहाँ जो मालकान की जो नुमाइंदगी थी, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तकसीम पिछले 2 रोज़ से आ चुकी है। ख़ास तौर पर 2 रोज़ पहले एक ग्रुप में, जंग ग्रुप के अंदर, जंग अखबार में एक एडिटोरियल शाया होता है जिसमें सोशल मीडिया को उसकी सुर्खी होती है बेलगाम सोशल मीडिया, और उसमें ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको लगाम देने की बात की जाती है, और फिर उसमें यहाँ तक कहा जाता है कि जो चैनल्स हैं उनकी इजाज़त भी उन लोगों को दी जानी चाहिए जो जिम्मेदार हों। तो हुकूमत को इस हवाले से अफवाहों को रोकने के लिए उसमें तजवीज़ किया गया तो सदारिये में कि हुकूमत को सख्त इक़दाम करने चाहिए। इस पर जो CPNE ने बिल्कुल इनसे, APNS से और इस ग्रुप से अलहदगी का फैसला किया है। और दूसरा, जिन पर प्रेशर था, मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और मरियम औरंगजेब के साथ इनकी जो मीटिंग हुई पिछले दिनों, उसमें उनसे डिमांड किया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब उन्होंने भी वजाहत मांग दी है कि आप खुद तो अदारिये लिख रहे हैं इस अथॉरिटी के हक में और हमें कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब मैंने प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, 2-3 चीजें मैं चाह रहा हूँ आपसे करें। आज जो रोज़नामा जंग पाकिस्तान और दी न्यूज़ के इदारे हैं, उनका जो निचोड़ है वो ये कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, अगर किसी को इसमें कुछ एतराज़ हैं तो उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और अब साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं इनको हम एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा कवर दिलशाद साहब का कालम है दुनिया में, उसमें उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी इस्लाहत का एजेंडा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तानी जो वोट देने का, वो ये कहते हैं कि ये इसको सॉल्व होना चाहिए और इमिकेबली दोनों फरीकों को मिलकर करना चाहिए। बदकिस्मती क्या है, सब कहते हैं कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होना चाहिए और सारों का मुतालबा यह है कि माजी के इंतखाबात में किसी ना किसी शक्ल में रेगिंग होती रही है। अब जब इस वक्त शफाफ इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए इलेक्शन कराने की बात हो रही है, तो हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक दूसरे से टकराव की कैफियत में। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जहां इत्तफाक राय होना चाहिए वहां नहीं हो रहा। और मुझे बड़ा इस वक्त इसमें इशू क्या लग रहा है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक नहीं है, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, इलेक्शन कमीशन के पास क्या मुतबादल प्लान है जिससे आप इलेक्शन को शफाफ बना सकेंगे? क्योंकि जो रवायती तरीके थे, जो पुराने तरीके थे जिसके तहत आप इलेक्शन करवा रहे थे, उसके जरिए तो इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। आपको याद है ना, इमरान खान के धरने के बाद एक 35 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी थी। उस पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात उठा लें। वो जो जुडिशियल कमीशन बना था, अदालती कमीशन, उसने 42 के करीब नुकात दिए थे इलेक्शन कमीशन की सलाहियत के हवाले से। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जिन 37 नुकात को उजागर किया है, उनमें से 27 नुकात का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई ताल्लुक नहीं है। 10 के करीब ऐसे नुकते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ताल्लुक है, जिसपे हुकूमत के बकौल हम इस पे बात कर सकते हैं। 27 का ताल्लुक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की अपनी सलाहियत, अपनी कारकर्दगी के हवाले से, वो जो कभी भी नहीं हल कर सकते। अच्छा, वो सारा मलबा उठा के आप यहां पे डाल दें। तो मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हुकूमत अपना प्लान और इलेक्शन कमीशन के पास जो भी तजावीज है, अपोजिशन, अभी तक आपके पास कोई अपोजिशन जमातों की तरफ से कोई मुतबादल पेपर सामने आया कि ये है तरीकाकार जिसके तहत शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस पर सियासत ज्यादा हो रही है
और जो काम ठोस बुनियादों पे होना चाहिए था वो अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें नजर नहीं आ रहा। चोर को पता होता है ना कि मैं कहां से मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, तो जहां से चोरी पकड़ी जाए उसको वो कभी भी नहीं करते। अब चलते हैं टॉप ट्रेंड की तरफ। ट्विटर का कल जो टॉप ट्रेंड था 34,000 ट्वीट्स हुए अफगान क्रिकेटर अरशद खान के हवाले से। उन्होंने राशिद खान ने ये कहा कि जनाब आपने टीम का तो ऐलान कर दिया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझसे तो पूछना था कि मैं खेलूंगा भी कि नहीं। तो उसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे एक बड़ा शोर मचा हुआ है और बड़ा जबरदस्त बात है कि एक खिलाड़ी के नाम का ऐलान हो और वो कहे जी मुझसे पूछा नहीं है। यहाँ तो हर खिलाड़ी चाहता है कि वो शामिल हो टीम के अंदर। राशिद के कुछ आउट दिखाना चाह रहा हूँ कि वो किस लेवल का प्लेयर है। खुदा का वास्ता है ऐसा ना करें। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। नजरिया जरूर कहता है राशिद खान टीम का हिस्सा कहाँ जाएगा अगर नहीं जाएगा तो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और जाते जाते हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, सलाम पेश करना चाहते हैं बतौर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब को। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए वक्फ की और ये अफ़गानिस्तान अमूर के ऊपर अथॉरिटी थे। इनके भी सीखे हुए आज अपने आप को माहिर कहते हैं। यूसुफ ज़ई साहब 80 साल की उम्र में 66 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 80 में उन्होंने अपने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था। लेकिन यूसुफ ज़ई आप चले गए और आप अपने नकूश छोड़ गए और ये नकूश इतने गहरे हैं कि ये कभी मिटाए नहीं जा सकते। तहकीक और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त आप जैसे लोगों के नाम से वाबस्ता है और हम दुआ करते हैं कि आप जन्नत में आला मुकाम अल्लाह को अता फरमाए और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो। हम आज के दिन का आगाज़ इसी दुआ से करते हैं और आपके लिए भी करते हैं, देखने वालों के लिए, कि अल्लाह ताला हमेशा आप पे मेहरबान रहे। इंशाअल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।